हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे थे फिजिक्स की। फिजिक्स में हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण। सामान्य गुण में हमने सबसे पहले पदार्थ के बारे में जाना था कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का हमने ये जाना कि जिस भी वस्तु के पास, जिस भी कण के पास खुद का आयतन हो और द्रव्यमान हो तो वो पदार्थ है। जैसे हमारे आसपास हम कुछ भी देखते हैं, रेत देखते हैं, बर्फ देखते हैं, सब पदार्थ है। हम हवा को नहीं देख पाते फिर भी पदार्थ है। इससे यह सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हम देखें वही पदार्थ है, जो हम ना देख पाए वो भी पदार्थ होते हैं। बस उनके पास आयतन होना चाहिए और द्रव्यमान होना चाहिए। तो उसके बाद हमने जाना कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्था होती है, मूलभूत। तीन भौतिक अवस्थाओं में सबसे पहले हमने जाना ठोस के बारे में। तो ठोस के बारे में हमने जाना कि ठोस निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है, तो उसे हम ठोस की श्रेणी में लेते हैं। जैसे बर्फ, पत्थर, लकड़ी, ये सब ठोस है। हम किसी भी चीज को देख के बोलते हैं कि ठोस है, तो हम समझ जाते हैं कि ये निश्चित आकार वो आयतन का है। उसी प्रकार से दूसरा हमने देखा था द्रव। तो द्रव में हमने जाना था कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि हमने द्रव को अलग अलग पात्रों में रख के देखा तो हमने पाया कि वो पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से हमने तीसरा देखा था गैस। गैस में हमने जाना था कि इसका आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। जैसे हमने एक एटीएम गैस ली। एटीएम गैस का दाब का मात्रक होता है, हम माप सकते हैं कि एक एटीएम गैस है या 1 किलो गैस है। तो 1 किलो गैस को हम यदि 10 किलो के सिलेंडर में रखेंगे तब भी वो पूरे में घूमेगी, पूरे में फैल जाएगी। और उसको 1 किलो के में रखेंगे तब भी वो पूरे में रहेगी। यानी कि गैस का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। और गैस के उदाहरण हमने देखे थे कि O2, H2, ये सब गैस ही होती है, यानी कि नाइट्रोजन भी गैस होती है। उसके बाद बच्चों हम एक बार उनको देख लेते हैं। द्रव्य की क्या परिभाषा पड़ी थी कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, हवा, दूध, पानी। इसके बाद में हमने पढ़ा था उसकी भौतिक अवस्थाएं। बच्चों भौतिक अवस्थाओं के बाद में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है कि जैसे कोई प्लेट है, इस पे कितना बल लग रहा है और ये इसकी सतह पर फैल रहा है तो वो कितना दाब महसूस कर रही है, उसे प्रेशर कहते हैं। यानी कि यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। जैसे ये कोई सतह है, इस पे बल लग रहा है तो कहा जाएगा कि सतह दाब महसूस कर रही है, यानी कि सतह पर दाब लग रहा है। इसकी हमने फॉर्मूले की बात की थी, तो इसका फॉर्मूला होता है F/A। इसके बाद में इसको अदिश राशि माना था और इसकी विमा क्या बताई थी, m1 l-1 t-2। इसके बाद में इसका मात्रक की हमने बात की थी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इसके बाद में हमने ये देखा था कि एक बार की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। बच्चों इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जो ट्रक होते हैं जिनमें बहुत वेट लोड होता है, वो बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं। यदि सकड़े बनाएंगे तो वो प्रेशर झेल नहीं पाएंगे और रोड को भी खराब करेंगे और खुद भी खराब होएंगे। इसलिए उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि वो पूरा प्रेशर अर्थ में दे सके रोड पे, रोड को भी खराब ना करे, खुद भी खराब नहीं हो। नहीं तो जैसे कोई ट्रक है, टायर अगर छोटे छोटे हैं और चौड़े नहीं है तो रोड को भी खराब करेंगे और खुद की भी आकृति खराब करेंगे और चल नहीं पाएंगे। इसलिए टायर चौड़े बनाए जाते हैं ताकि रोड पे चल सकें और लंबे टाइम तक ट्रक भी जिंदा रह सके। उसके बाद में हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो फाउंटेन पेन होता है जिसमें स्याही भरी हुई होती है, तो उसको जब एरोप्लेन में लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो अंदर का दाब होता है वो फिक्स होता है और कम होता है। बाहर का दाब ज़्यादा होने के कारण वो उसकी स्याही रिसने लगती है। इसलिए फाउंटेन पेन को लेके जब वायुयान में जाते हैं तो
ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी स्याही बाहर नहीं आ जाए, कपड़े खराब नहीं हो जाए। उसी प्रकार से जो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति होते हैं उनको वायुयान में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है और नीचे जहां हम रहते हैं वहां वायुदाब ज्यादा होता है। और जब अंतरिक्ष में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ कम होता है, तो उनका जो बॉडी होता है वो इतना एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए उनसे मना कर दिया जाता है। नहीं तो अधिक रक्तचाप वालों के कारण उनका नाक से खून आने की संभावना रहती है, तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार से जैसे हमने नॉर्मल वस्तुओं पर दाब पढ़ा था, उसके बाद द्रव के दाब की बात आती है। तो बच्चों द्रव का दाब भी इसी प्रकार होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो दाब द्रव पर जो बल लग रहा है उसे ही दाब कहते हैं। यानी कि कोई पात्र है, उसके एकांक क्षेत्रफल में यदि अपन दाब लगाते हैं या बल लगाते हैं तो कितना दाब वो महसूस कर रहा है उसे द्रव पर दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। इसे किस प्रकार निकाला था? रो जी एच, जहां रो क्या था? घनत्व, जी क्या था? गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या था? उस बिंदु की गहराई। जैसे कोई पात्र है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो सतह से लेके यहाँ तक की गहराई को एच बोलेंगे। और रो या डी, घनत्व को रो या डी से दर्शाते हैं। बच्चों उसके बाद हमने कल बात की थी प्लवन की, प्लवन या उत्प्लावन। तो प्लवन क्या होता है उसे समझते हैं कि जैसे हम बचपन में नदी या तालाब में नहाने जाते थे तो वहां पे हम अगर किसी पत्थर को उठाने का प्रयास करते थे तो वो बड़ा इजी उठता था पानी के अंदर, या वो आंशिक पानी में हो। लेकिन जब उसे हम सतह से ऊपर लाते थे तो हम पाते थे कि उसका वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता था। तो वो कैसे होता था? उत्प्लावन बल के कारण। कि जैसे पानी की सतह है, कोई पत्थर हम इसमें से उठा रहे हैं तो यहाँ तक तो वेट कम महसूस होगा, लेकिन जैसे हम सतह के ऊपर लेके जाएंगे तो इसका वेट ज़्यादा महसूस होगा। इसका कारण है उत्प्लावन बल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं, और वस्तु के भार एवं द्रव के उत्सर्ग के निर्भर करता है। यानी जो वस्तु का भार होता है और जो द्रव पानी हटा रहा है उन दोनों पर निर्भर करता है। और आर्किमिडीज सर ने कहा था कि जैसे हम किसी पत्थर को उठा रहे हैं तो हम कितना उत्प्लावन बल उस पर लगेगा, उसको कितना महसूस करेंगे, उसका मान जो क्या होता है कि वो पत्थर जो हमने उठाया उसका जो भार है और उससे जो पानी विस्थापित हो रहा है तो उसके बराबर होगा उस बल का मान। यानी कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं। उसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। जैसे समुद्र में जो जहाज चलते हैं तो उनकी स्पीड उत्प्लावन बल के कारण अधिक हो जाती है। यानी कि जैसे आंशिक रूप से अगर वो पानी है आंशिक रूप से डूबे रहेंगे तो वो जो पानी हटा रहे हैं अपने बल से, अपने भार से, उसके कारण थोड़ा उठा हुआ महसूस करेंगे और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की। तो बच्चों वायुमंडलीय दाब के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि जो वायु द्वारा वस्तुओं पर दाब लगता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे वायु द्वारा वस्तुओं पर जो दाब लगाया जाता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसका भी फॉर्मूला F/A होता है, क्योंकि है तो दाब ही। P को दाब कहते हैं, F को बल कहते हैं एवं A को क्षेत्रफल कहते हैं। बच्चों दाब का SI मात्रक जो पहले था वही है, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तथा CGS मात्रक इसका होगा डाइन एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर cm स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि एक बार में 10⁵ न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर या फिर 10⁵ पास्कल। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक वायुमंडलीय दाब में कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर हमारे साथ ऐसा खेलता है कि सब भी जो ऑप्शन होते हैं 10⁵ दे देगा वो, फिर हमें आगे वाले अंक से पहचानना पड़ेगा। इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है और पूरी वैल्यू याद रखनी है ताकि हमारा आंसर सही हो। बच्चों जैसे तापमान बढ़ता है, इसको हटाता हूँ। बच्चों जैसे तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो हवा होती है वो सघन से विरल हो जाती है। सघन से विरल, जैसे बहुत सारी हवा जमी हुई है, पास पास है इसके कण, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये उड़ने लगती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, क्योंकि हवाएं कम होगी तो दाब भी कम मारेगी, इसलिए घट जाता है। और पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है एवं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर हवा बाहर की तुलना में ज़्यादा होती है और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम होती जाएगी। इसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग भी है। जैसे दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। आपको पता है कि हम भगोनी में जब दाल उबालते हैं या फिर कुछ खाना बनाते हैं तो वो धीरे धीरे बनता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे ही मम्मी प्रेशर कुकर में बनाती है तो वो जल्दी बनता है। उसका कारण यही है वायुमंडलीय दाब, क्योंकि प्रेशर कुकर में एयर टाइट होता है, कोई बाहर हवा जा नहीं पाती, सारी अंदर रहती है। और जब ताप बढ़ता है तो हवा में हलचलें बढ़ती है और वो खाना जल्दी पक जाता है उसकी ऊष्मा के कारण। इसी प्रकार से दूसरा है कि दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है, इसी कारण पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। जैसे दाब घट जाता है, हम पहाड़ों पर जब भी जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे मैगी बनाने में 2 मिनट लग रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दाब घट गया, इसी कारण से और ज़्यादा टाइम लेगा वो खाना पकने में। इसका एक अनुप्रयोग है बैरोमीटर। जो बैरोमीटर हमने पढ़ा था कि बैरोमीटर दाब मापने में काम आता है, बैरोमीटर दाब मापने में काम आता है। तो किस प्रकार वर्क करता है, ये वायुमंडलीय दाब पर वर्क करता है। जैसे यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक घट गया, जैसे उसमें रीडिंग आ रही है 10, 20, 50, कुछ भी रीडिंग आ रही है, यदि वो एक साथ गिर गई तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे आंधी या तूफान आने वाला है। यदि इसी प्रकार से एक साथ ऊपर चढ़ जाए तो मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से हमारी अगली स्लाइड है, अगला हम पढ़ेंगे घनत्व और सापेक्षिक घनत्व। बच्चों अब बात करते हैं घनत्व और सापेक्षिक घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है, हमने घनत्व वर्ड सुना होगा बार बार, घनत्व शब्द से हम परिचित होंगे। तो हम घनत्व किसको कहते हैं? बच्चों घनत्व होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन, कि द्रव्यमान कितना है वस्तु का और वो कितने आयतन में फैला हुआ है, उसे ही घनत्व कहते हैं। कि जैसे पहले द्रव्यमान बटे आयतन। जैसे हम मान ले कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल में पेट्रोल का द्रव्यमान कितना है और कितने आयतन में फैला हुआ है, यानी कितने लीटर्स में फैला हुआ है, इससे हम मापते हैं पेट्रोल का घनत्व। समझ में आया? यानी कि उसके जिसका भी माप रहे हैं उसका कितना द्रव्यमान उस आयतन में है जो हमें दिया गया है, उसे ही घनत्व कहते हैं। और सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? तब किसी भी द्रव का घनत्व यदि पानी के कंपैरिजन में माने, यदि पानी की बात करें इसका घनत्व निकाले तो उसमें यदि
कंपेयर करे किसी भी अदर द्रव के घनत्व को, तो उसे आपेक्षिक घनत्व कहा जाएगा। बच्चों जब भी आपेक्षिक की बात आती है, आपेक्षिक शब्द आता है, तो इसका मतलब होता है तुलना। किससे? अदर से। किसी दूसरे से जब तुलना की बात आती है तो आपेक्षिक की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान एंड आयतन का अनुपात होता है। द्रव्यमान बटे इसे ही क्या कहेंगे? घनत्व। और घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा? क्योंकि ऊपर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का क्या बताया था? मीटर क्यूब। और आयतन यदि लीटर में हो तो लीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे घनत्व की विमा। बच्चों हमने मोशन चैप्टर की लास्ट क्लास में विमा इसीलिए डिस्कस की थी ताकि हम जो भी टॉपिक पढ़े उसकी विमा भी साथ के साथ डिस्कस कर सकें। इसलिए हमने आपको सिखाया था कि विमा कैसे निकालते हैं। अब बताओ विमा कैसे निकालते हैं? विमा निकालते हैं एमएलटी से। और विमा क्या होती है? एमएलटी की फॉर्म में किसी भी फॉर्मूले को लिखना ही विमा होती है। तो एमएलटी में कैसे निकालेंगे कि जैसे घनत्व है, इसको डी से या रो से दर्शाते हैं। क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। तो घनत्व का क्या हो जाएगा? बच्चों ये मीटर वाला नहीं है, ये मास वाला एम है। मीटर वाला ये है लेंथ, तो इसका m1 L3। और t को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 है। इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 L3। इसी प्रकार से हमें यह भी पता है कि यह सदिश राशि होती है, क्योंकि m भी अदिश राशि होती है, क्योंकि m भी अदिश है, v भी अदिश है, इसलिए अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिशा का कोई रोल नहीं होता। घनत्व सब दिशाओं में बराबर ही होता है। जैसे किसी पात्र की हम बात कर रहे हैं तो उस पात्र के सभी दिशाओं में घनत्व बराबर ही होता है। इसी प्रकार से घनत्व के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो आपको पता है कि जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो ऊपर रहता है, जिसका ज़्यादा होता है वो नीचे रहता है। कि जैसे कभी कभी पानी में ऑयल गिर जाता है, ऑयल की बूंदे, तो ऑयल हमेशा ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। और पानी का ज़्यादा होता है इसलिए पानी नीचे रहता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। मनुष्य का घनत्व कम होता है इसलिए वो पानी पे तैर पाता है। इसी प्रकार से बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, इसीलिए वो तैर पाता है। मक्खन दूध की अपेक्षा कम घनत्व वाला होता है इसलिए ऊपर रहता है। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा, इसलिए ऊपर रहता है और हवा में तैरता रहता है। अच्छा, उसी प्रकार से लाइफ जैकेट का सिद्धांत होता है कि इसमें अंदर हवा होती है, हवा फैलती है, आयतन में वृद्धि होती है और उसका घनत्व कम हो जाता है और वो पानी की सतह से ऊपर की साइड रहती है। इसी प्रकार से सापेक्षिक घनत्व की हमने बात की थी कि जब द्रव के घनत्व को पानी के घनत्व से तुलना करेंगे, जब द्रव के घनत्व की पानी के घनत्व से तुलना करेंगे तो आपेक्षिक घनत्व की डेफिनेशन आएगी। यानी कि जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहा जाएगा। जैसे पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, यानी कि डी पदार्थ अपॉन डी पानी, यह हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये मात्रक विहीन राशि क्यों है, पहले ये बताओ। क्योंकि सपोज करो कि ऊपर हमने लिखा m/v³ और नीचे भी क्या लिखेंगे, m/v³। क्योंकि घनत्व की मात्रक m/v³ होता है, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नीचे भी हम लिखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व में घनत्व का ही भाग दे रहे हैं, तो इनके मात्रक कट जाएंगे, इसलिए ये मात्रक हीन राशि होगी। जब मात्रक हीन है तो विमाहीन भी होगी, क्योंकि मात्रक से ही तो विमा निकालते हैं। तो मात्रक ही नहीं है तो विमा कैसे काम आएगी, क्योंकि ये दोनों घनत्व के अनुपात होता है, इसलिए मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। बच्चों घनत्व की सहायता से ही सोने की शुद्धता मापी जाती है। बच्चों आपने सुना होगा कि सोना 18 कैरेट भी आता है, 20 कैरेट भी आता है, 22 कैरेट भी आता है। और कैरेट क्या होता है, सोने की शुद्धता को मापने वाली भौतिक मात्रक कैरेट कहलाता है। और किससे मापते हैं, हमने पढ़ा था कैरेट मीटर। कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो जब 18 भी होता है, 20 भी होता है, 22 भी होता है, तो ये कैसे हम बोलते हैं कि 18, 20, 22 है। बच्चों 18 अशुद्धि ज्यादा, 18 का मतलब है कि उसमें अशुद्धि 20 और 22 की तुलना में ज्यादा है। और जो 22 होता है, 20 होता है, उसमें 18 की तुलना में कम और 22 से ज्यादा होती है। और जो 22 है वो शुद्ध होता है। शुद्ध कितना, 22। जो हम गहने बनाते हैं वो 20 के होते हैं, या जो अच्छे लोग होते हैं या फिर जो अमीर होते हैं वो 22 के भी सिक्के बनवा लेते हैं, या पट्टियां बनवा लेते हैं, ईंटें बनवा लेते हैं। लेकिन गहने बनाने के लिए 20 कैरेट काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो 22 वाला होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें अशुद्धियां मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक रह पाए, नहीं तो अपना शेप चेंज कर लेगा। इसी प्रकार से लोहे का एक गोला पारे में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है और पानी से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, हमने आपेक्षिक घनत्व के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। अब हम हाइड्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जो पदार्थों की घनत्व या आर्द्रता नापता है। हवा में कितनी नमी है उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्लाउन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व को भी मापता है और हवा में नमी को भी मापता है। इसी प्रकार से हम दुग्धमापी की बात करेंगे। तो बच्चों दुग्धमापी क्या पढ़ा था हमने, दुग्धमापी क्या काम आता है, दूध की बच्चों जो भी नाम आ रहे हैं आपको नए तो नहीं लग रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, जाना था कौन सा यंत्र क्या काम आता है, जो अपने एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो एक दे देंगे कुछ भी, जैसे दुग्धमापी देख दिया, अब 4 ऑप्शन देंगे कि ये काम क्या आता है, तो हमें जो पता होगा तो हम सही लगा देंगे, और नहीं हमने पढ़ा तो फिर गलत लगाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों पढ़ के जाएंगे तो हम सही कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है, किससे, दुग्धमापी से, लैक्टोमीटर। अच्छा दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों आ सकते हैं। एक तो हमसे लैक्टोमीटर पूछ ले और हम वहाँ फेल जाएंगे, हमें नहीं आता क्योंकि हमने तो दुग्धमापी पढ़ा था। तो लैक्टोमीटर भी हमें याद होना चाहिए कि दुग्धमापी को लैक्टोमीटर भी कहते हैं। इसके साथ ही हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जो बर्फ का घनत्व होता है वो cm³ होता है, जबकि द्रव का कितना होता है, पानी का
पानी का 1 ग्राम पर सीएम क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बर्फ का कितना होता है 0.9 जीएम पर सीएम क्यूब। बढ़ता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। कि जो हिमखंड होते हैं बड़े बड़े, या आप तो गिलास की बात कर लो कि गिलास में हमने आइस क्यूब डाला हुआ है, तो आप देखना कि आइस क्यूब नीचे से पिघलता है, डायरेक्ट ऊपर से नहीं पिघलता, ऊपर से गड्ढा नहीं होगा, नीचे से पिघलेगा वो। क्यों? क्योंकि नीचे का टेम्परेचर कम होता है, और गलनांक इसका गलनांक होता है कि कितने डिग्री पे वो गलना प्रारंभ हो जाएगा, उसका उस डिग्री को गलनांक कहा जाता है। तो नीचे का कम होता है, इसलिए वो नीचे से जल्दी गलता है, ऊपर से धीरे धीरे गलता है। और जो इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य प्रसार की, कि जो द्रव होते हैं, जो पानी होता है, उसका एक सामान्य प्रसार होता है, उसकी बात करते हैं। कि जल का आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि असामान्य प्रसार क्या, मतलब ऐसा जल में क्या होता है कि असामान्य प्रसार हो रहा है इसका। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे हम पानी की बोतल फ्रिज में रखते हैं फुल भर के, बड़ा ढक्कन को टाइट करके, उसके बाद में हम देखते हैं कि फ्रीजर में अगर रखने पर उसमें बर्फ जम जाती है। लेकिन आपने देखा कि उसमें जो पानी होता है उसकी तुलना में बर्फ ज़्यादा होती है, उसके ढक्कन से भी ऊपर की साइड पे आ जाती है और ढक्कन को भी लॉक कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पानी से बर्फ जमता है, पानी से बर्फ जब बनता है तो आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान बड़ा आयतन होता है। यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, यह तो हमें पता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब बोतल हमने भरी तब इसमें पानी था तो हमने फुल भर रखी थी, लेकिन जब हम इसे बर्फ बनने के बाद बाहर निकालेंगे तो पानी और ज़्यादा हो जाएगा ऊपर बर्फ के उस रूप में। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसको समझते हैं। कि जब पानी को 3.98 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक तो नॉर्मल रहेगा, यहाँ तक तो पानी का पानी, बर्फ का बर्फ, ठीक है। जब यहाँ से हम इसे और ठंडा करते हैं तो इसका असामान्य प्रसार इस प्रकार देखने को मिलता है कि जो इसका आयतन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, एवं जो घनत्व है वो हमें घटता हुआ दिखता है। तो आयतन बढ़ेगा तो बोतल में नहीं आ पाएगा, बोतल में पूरा नहीं आएगा तो ऊपर की साइड पे आएगा, और कभी कभी बोतल फट भी जाती है इस कारण। यदि उसमें गैप नहीं हो, पूरा एयर टाइट हो, तो बोतल क्रैक हो जाएगी, फट जाएगी। कभी आप ट्राई मत करना, लेकिन आप देखोगे कि अगर कांच की बोतल में हम पानी भरे तो कांच में तो प्लास्टिक जैसे एक्स्ट्रा बढ़ने की जगह नहीं होती, तो वो तो ऑब्वियसली फूटेगी ही सही, तो कांच की बोतल क्रैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी का आयतन बढ़ जाता है 3.98 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो ये जल का असामान्य प्रसार कहलाता है। और इसमें क्या होता है? आयतन बढ़ता है एवं द्रव्यमान सेम रहता है एवं घनत्व घटता है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए अब कि जल का घनत्व अधिकतम 3.98 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है, जब इससे नीचे जाएंगे तो जल का घनत्व कम होता जाएगा और इसका आयतन 9% तक बढ़ जाता है। यह गुण एक असामान्य घटना को जन्म देता है कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से 4 तक आ गए, तब तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं,
जैसे 4 से हम नीचे गए 0 की तरफ तो हमें कुछ अजीब ही देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको असामान्य घटना माना गया और असामान्य प्रसार के नाम से जाना गया, जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है, जल का ज़्यादा होता है, इसलिए जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका कम घनत्व होगा वो ऊपर रहेगा, तैरेगा। इसी कारण जल में रहने वाले जीव आंशिक रूप से जमे हुए तालाब में अंदर रह सकते हैं। कोई तालाब अगर ऊपर से जमा हुआ है ना, तब भी वो अंदर रह सकते हैं, क्योंकि जो पानी बर्फ में जमा है वहाँ पे होल्स या ऐसी जगह रह जाती है जहाँ पर उसका घनत्व ज़्यादा रहता है आयतन की अपेक्षा, क्योंकि जैसे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और हमने जमाया इसको तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो कहीं तो जगह आई होगी बीच में, पानी तो वही है लेकिन ये इतना बड़ा कैसे? इस बढ़ने के कारण अंदर कहीं तो गैप आया होगा, तो उन गैप्स में ही वन्य जीव, जल के जीव रहते हैं, क्योंकि तालाब के तल से जल का घनत्व, जल का तापमान 4 डिग्री के आसपास होता है। यदि यहाँ 0 है ना, तो अंदर का कितना रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तभी तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कोई झील होती है वो जम जाती है, उसके बाद में वापस मौसम परिवर्तन होता है, जब वो पिघलती है तो उसमें वन्य जीव फिर भी रहते हैं, सारे नहीं रह पाते, कुछ मर भी जाते हैं लेकिन फिर भी रहते हैं, तो वो इन लूप होल्स में होते हैं और यहीं से जीवन यापन करते हैं जहाँ तक कि ऊपर से बर्फ पिघल नहीं जाए। नोट कर लेना कि बर्फ पिघलने के बाद आयतन घटता है। जैसे बोतल यहाँ तक भरी हुई है, हमने बाहर धूप में रख दी तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आयतन घट जाएगा। वो जो लूप होल्स हैं वहाँ पे पानी के कण आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर तालाब में यदि गिलास में पानी बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास का पानी अपरिवर्तित रहता है। जैसे कोई गिलास है, बर्फ डाल दिया और इसका पेंदा, इसकी सतह यही है, तो पिघलेगा तब भी इसकी सतह यही रहेगी, क्योंकि बर्फ का आयतन बढ़ा हुआ रहता है। जब वो पानी की फॉर्म में आता है, पानी में बदलता है, तो उसका आयतन पहले की तुलना में कम होता है और अंदर समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से पानी का घनत्व हमने पहले तो पढ़ा था, पानी का घनत्व CGS में हमने पढ़ा था 1.0 ग्राम पर cm क्यूब, और MKS में क्या होगा? MKS या SI, इसमें होगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। इसी प्रकार से बर्फ का घनत्व, इसमें तो हमने पढ़ा था 0.9 G पर cm क्यूब, लेकिन MKS की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा 0.9 की जगह 900 किलोग्राम पर m क्यूब। तो बच्चों जल के असामान्य प्रसार की बात होगी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक क्या होते हैं? जो समान अणुओं के मध्य लगे तो ससंजक। असमान, ठीक है, तो असंजक। बच्चों एक सीखने की चीज है, याद रखने की चीज है कि जैसे ससंजक क्या है? जो समान के मध्य लगे। असंजक क्या है? जो असमान के मध्य लगे। और ये कैसे लगता है, क्या लगता है, आइए पढ़ते हैं। कि जैसे समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे पारे के अणुओं के बीच ससंजक बल, कि जो यदि हम पारे को
किसी पात्र में लें तो उसके अणु एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जैसे थर्मामीटर फूटता है तो एक साथ उसके अणु की गोलियां बनी हुई रहती है, उसे ससंजक बल के कारण ही माना जाता है। ससंजक बल क्या होता है? समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। और असंजक असमान कणों के बीच लगने वाला बल को आसंजक या असंजक कहते हैं। तो जल और कांच की प्लेट। बच्चों कभी कभी हम घर पे भी देखते हैं कि जैसे हम पानी पीने गए मटके के पास, तो मटके पे प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर गिलास रखा हुआ है। तो हम जब गिलास को हटाते हैं तो प्लेट भी साथ में आने का प्रयास करती है। तो किस कारण होता है? आसंजक बल के कारण। जैसे जल एवं कांच के प्लेट। कांच की या स्टील की कोई इश्यू नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। इसी प्रकार से आसंजक और ससंजक के बाद हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ससंजक ठोस में ज़्यादा लगता है, अगर दोनों ठोस है तो उसके बाद में द्रव में लगेगा, उसके बाद गैस के। तो ससंजक बल बेसिकली होता यह है कि जब कोई भी द्रव्य पास में रहता है तो उसके कणों में आपस में ही एक बल कार्य करता है जो उन्हें जोड़े रखता है, उसे ससंजक बल कहते हैं। कि जब अलग अलग अणु हो उनके बीच में बल कार्य करे तो आसंजक। जैसे आपको बताया कि वो प्लेट के चिपक जाता है वो ग्लास, और जब हम उसको उठाते हैं तो सोचते हैं कि कैसे जादू हो गया, ये इसके चिपक कैसे गया। इसी प्रकार से अगला हमारा होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव को इस प्रकार समझते हैं कि बच्चों हम देखते हैं कि पानी की जो बूंदें आती है तो हम देखते हैं कि वो गोल है, हमेशा पाते हैं। जैसे वो छींटे नीचे गिरते भी हैं तो गोल आकार में ही गिरते हैं। तो हम कैसे मतलब समझे इस बात को कि गोल है क्यों है? ऊपर से तो कोई फेंक नहीं रहा गोल गोल गोल, कि ऊपर से कोई फेंक रहा हो कि सारी बूंदें एक शेप में होनी चाहिए गोल गोल गोल। उसका कारण यह होता है कि कोई भी वस्तु अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। इस शेप में आएगी तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसलिए वो गोल शेप में होना चाहती है, क्योंकि उसकी आदत है वो क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। यानी कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, बनाने का प्रयास करता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा कि बल बटे लंबाई। यदि हमें पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है, T ज्ञात करना है, तो हमारे पास होना चाहिए बल और किस लंबाई में कार्यरत है, उससे हम पृष्ठ तनाव की बात कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव बेसिकली क्या होता है कि कोई भी द्रव है वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। इसी कारण बच्चों जब हम कभी देखते हैं कि जैसे लैब में जाते हैं, थर्मामीटर फूट जाता है पुराने वाला जिसमें पारा होता था, तो जो गिरता है तो हम देखेंगे कि उसका जो ड्रॉप्स होगी वो भी गोल हो जाती है। इसे बिखरने के बाद तो फैल जाना चाहिए ना, लेकिन वो गोल गोल गोलियों के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और पृष्ठ तनाव को हमने पढ़ लिया कि बल बटे लंबाई होती है। इसकी विमा की बात करें हम तो विमा कैसे निकालेंगे? MLT, बल्कि क्या होती है M1 L1 T-2। इसी प्रकार से लंबाई की क्या होगी L1। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो M नीचे नहीं है ऊपर है, तो ऊपर का ऊपर 1, लंबाई नीचे है ऊपर भी है तो कट जाएगी, और T कितना है -2। इसका पृष्ठ तनाव की विमा आ जाएगी M1 T-2। इसी प्रकार से SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर, और CGS क्या होगा डाइन पर सेंटीमीटर। इसका विमेय सूत्र हमने ज्ञात कर लिया, ये अदिश राशि है, विमेय सूत्र हमने ज्ञात कर लिया। और बच्चों इस प्रकार से समझते हैं कि द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए
उसमें कार्य करना पड़े हमें W, तो पृष्ठ तनाव T/Δa होगा। यदि जैसे कोई द्रव है, उसके क्षेत्रफल को हमने ΔA बढ़ा दिया, ठीक है, ΔA उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, और ये करने में हमने काम किया W। तो यदि इसका पृष्ठ तनाव निकालना है तो हम W में ΔA का भाग देंगे और पृष्ठ तनाव पता कर लेंगे। कार्य का मात्रक होता है जूल और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं। और बच्चों, पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा शहद में होगा, फिर पानी में होगा, केरोसिन में होगा। पृष्ठ तनाव बेसिकली श्यानता के सिद्धांत पर कार्य करता है। श्यानता, जिसकी श्यानता ज्यादा होगी उसका पृष्ठ तनाव भी ज्यादा होगा। और श्यानता क्या होती है? द्रव का वह गुण जो उसको बहने से रोके, बहने से रोकने वाला गुण। ठीक है, द्रव का वह गुण जो उस द्रव को आगे बढ़ने से रोके, बहने से रोके, उसे ही श्यानता कहते हैं। इसी प्रकार से पृष्ठ तनाव किसमें ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा शहद में, फिर पानी में, फिर केरोसिन में। यानी कि घनत्व समानुपाती 1/द्रव। यानी घनत्व जो होता है जिसका ज्यादा होगा, पृष्ठ तनाव उतना कम होगा। घनत्व ज्यादा है तो पृष्ठ तनाव ज्यादा है, उससे कम घनत्व पृष्ठ तनाव कम। केरोसिन का सबसे कम, तो घनत्व सीधा करेगा पृष्ठ तनाव से रिलेट। जिसका घनत्व ज्यादा उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा। इसी प्रकार से हम इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे वर्षा की बूंद और पारे के कण गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम करने के लिए क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। ये अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं। ये हमने लैब वाला एग्जांपल लिया था, ये वर्षा की बूंद लिया था। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में गिर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। जैसे शेविंग ब्रश है, इसमें बाल है, जब हम इसको पानी के पात्र से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वो आगे चिपक जाते हैं आपस में सारे। तो किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि उसमें जो पानी बचा हुआ है वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। इसी कारण वो ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से जो स्थिर जल में मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, उस लार्वा वाले जंतु मर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो नालियाँ होती है उसमें मच्छर, विषाणु, जीवाणु बैठे रहते हैं, तो आंगनबाड़ी वाले आते हैं, उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं और कुछ ही दिनों में मच्छर गायब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी क्रियाएं नहीं कर पाते, वो पानी ऊपर तैरता रहता है, पानी के ऊपर केरोसिन तैरता रहता है, और वो लार्वा, उनका जो लार्वा होता है वो मर जाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हमें आसपास डेंगू वगैरह से भी बचाया जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि सूप को खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है तो कम स्वादिष्ट हो जाता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा हो जाता है। वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल पाता है। पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो जो हमारी स्वादेंद्रिया होती है यानी कि जीभ होती है, उसमें वो सभी भागों में अच्छे से फैल पाता है। लेकिन जैसे ही पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो सभी भागों में नहीं फैल पाएगा, इसलिए ठंडा खाना कम स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार से पांचवा हमारा एग्जाम्पल है कि जब पानी में हम साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं ना, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसी कारण मेल गहराई में चले जाते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं। जैसे ये पानी है, इसमें डिटर्जेंट मिलाया, झाग 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 हो गए, फिर हम इसमें कपड़े डालेंगे, कपड़ों में जमा हुआ है मेल, मेल तो ये ठोस होता है मेल तो,
तो उसके कण बाल्टी में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर तैर नहीं सकते पानी में, क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव के कारण घनत्व उनका ज़्यादा होने के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमने बात की थी श्यानता की, और श्यानता में हमने क्या बात की थी कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी जो गति होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये श्यानता हो गया। जैसे शहद को आप अगर बाल्टी में लेके भी डालोगे ना तो वो बहेगा नहीं, क्योंकि श्यानता ज्यादा होती है, जबकि पानी बह जाएगा आसानी से। केरोसिन और अच्छे से बहेगा क्योंकि श्यानता कम होती है। इसी प्रकार से केशिकात्व। बच्चों हमने घरों में चिमनी देखी, पहले पुराने जमाने में हम देखते थे कि घरों में चिमनियां होती है, नीचे कुछ भी जैसे डिब्बा है, इसके ऊपर ने होल करेंगे और यहाँ पे एक धागे से कपड़े से बनाई हुई चिमनी होती थी। तो आपने कभी नोटिस करा कि इसमें कौन सी मोटर लगी हुई है कि जो इसका तेल है वो धागे में से होके ऊपर आ रहा है? तो हमने कोई मोटर तो लगाई नहीं थी इसमें, तो ये क्यों चढ़ा ऊपर? तो द्रव का वह गुण जो ऊपर चढ़ने का प्रयास करे उसे केशिकात्व कहेंगे। जैसे केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकात्व कहलाता है। जैसे बच्चों आपने देखा कि पेड़ों में जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे भी पत्तियां हैं, यहाँ पे भी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, और पानी सारा ये धरती से ले रहे हैं। तो इतना ऊपर पहुंच कैसे रहा है पानी? क्योंकि जरूरत तो यहाँ के पानी को भी है, यहाँ की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, यहाँ भी पानी की जरूरत है, खनिज लवणों की जरूरत है। तो वहां पर पहुंच कैसे रहा है? केशिकात्व के कारण। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकात्व कहलाता है। केशिकात्व में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। जो वो केशिकात्व में पानी ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है उसे पृष्ठ तनाव के कारण ही माना जाता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना, जो हमने डिसाइड किया था, हमने पढ़ा था कि बत्ती में तेल कैसे आता है? केशिकात्व के कारण। जब हम कोई पेपर है, बारीक सा पेपर, यहाँ पे अगर इंक की एक बूंद गिर जाए तो बच्चों बहुत सारे में फैल जाती है वो, उसका कारण भी केशिकात्व ही है। और पेड़ पौधे हमने देख ही लिए कि इनकी ऊपर जो टहनियाँ हैं यहाँ तक खनिज लवण कैसे पहुँचते हैं? केशिकात्व के कारण। इसी प्रकार से हमने श्यानता को समझा था कि जिस तरल में जितना अधिक श्यानता होगी उसे हिलाने में या बहाने में उतना अधिक बल लगेगा। यानी कि श्यानता क्या होता है? श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वो बहने का विरोध करे या गति का विरोध करे, तो उसे क्या कहेंगे? श्यानता। श्यानता का क्रम में शहद सबसे पहले, तो पानी या केरोसिन, फिर पेट्रोल, क्योंकि शहद ज़्यादा श्यान होता है, तो पानी और फिर पेट्रोल। पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होती है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि ठोस की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का ठोसों के गुण। बच्चों ठोसों के गुण में हमारा पहला रहेगा गुण सुघट्यता। बच्चों सुघट्यता क्या होती है कि जैसे कोई शीट है कोई मेटल की, इसको हम विकृत कर रहे हैं यानी कि तोड़ रहे हैं, तो वो अपने वापस शेप में आने का विरोध करती है या वो वापस शेप में नहीं आ पाती, इसे ही सुघट्यता कहा जाता है। तो तन्यता होता है, उसका अर्थ होता है कि आप किसी मेटल को खींचकर कितना लंबा कर सकते हो, तो मेटल का यह गुण तन्यता कहलाता है। उसी प्रकार से भंगुरता होता है कि जैसे कांच है, इस पे आपने थोड़ी सी चोट मारी जिसमें ये पूरा क्रैक हो जाता है,
तो ये इसकी भंगुर प्रकृति होती है। और भंगुरता का उल्टा होता है कि जैसे मेटल की शीट है, आप उसको मोड़ सकते हो, लचीलापन उसमें रहता है, इसलिए वो भंगुरता का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। उसी प्रकार से आघात वर्धनीयता एक गुण होता है। तो आप मेटल की शीट को पीट कर चपटे पतले शीट के रूप में काम में ले सकते हो। जैसे कोई मेटल है, इसको आप पीट रहे हो और इसको आप चपटा कर सकते हो। ये इसका आघात वर्तनीयता गुण कहलाता है। इसको पढ़ लेते हैं कि जब वस्तु को विकृत किया जाता है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता। बिना भंजन के पदार्थ को विकृत करने की योग्यता सुगट्यपन कहलाता है। यानी कि कोई पदार्थ है, इसको हम पीट रहे हैं और इसमें भंजन नहीं हो जाए। भंजन का मतलब तो टूटना होता है। यदि टूट गया तो वो गुण भंजन, लेकिन उसका भंजन नहीं हो रहा, फिर भी इसको हम जैसा चाहे शेप दे दे तो सुगट्यता कहलाएगा। यानी कि इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, यही गुण सुगट्यता होती है। सुगट्यता को अंग्रेजी में प्लास्टिसिटी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि सुगट्यता क्या होता है। उसी प्रकार से होता है तन्यता, कि वह गुण जिसके कारण धातुओं को पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, वही सुगट्यता के बाद तन्यता कहलाती है। और सबसे तन्य सोना होता है, और 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। ओनली 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर, जो किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी बनाया जा सकता है किससे? 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम सोने से। उसी प्रकार से तीसरा गुण है भंगुरता। तो भंगुरता वह गुण है जिसमें पदार्थ बल लगने पर टूट जाता है। कि जैसे कोई शीट है, कांच की कोई शीट है, इस पर कहीं एक जगह भी आप पॉइंट पे हिट करते हो तो वो पूरी शीट ही क्रैक हो जाती है। तो वो गुण कांच की भंगुरता कहलाता है। भंगुर पदार्थ विकृत होने के बजाय टूट जाते हैं। बच्चों, जो सुगट्यता है इसमें तो विकृत होने की योग्यता होती है, और जो भंगुर पदार्थ होते हैं वो विकृत तो नहीं होते, बल्कि क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कांच, सिरामिक या कुछ धातुएं आदि भंगुर होती है। जैसे हम देखा आयोडीन में भी भंगुर प्रकृति पाई जाती है, जैसे नमक में, लेकिन वो धातुएं नहीं होती, लेकिन भंगुरता उनमें भी होती है। इसी प्रकार से अगला है आघात वर्धनीयता, जिसके कारण वस्तुओं को पतली शीट के रूप में बदला जा सकता है। जैसे सोने को पीट कर, जैसे कोई सोना है, इसको पीट कर बहुत लंबी शीट में बदला जा सकता है, ये इसका गुण है। बच्चों, इस प्रकार हमने पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा जिस प्रकार से हमने समझाया। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।